हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम आधुनिक भारत में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन देखेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसको शुरू करते हैं। उस समय बंगाल की आबादी, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय जो बंगाल की आबादी थी 7 करोड़ 85 लाख थी, जो कि पूरे भारत, जो ब्रिटिश भारत था, गुलाम था जितना पार्ट भारत का, उसका 1/4 थी, मतलब 25% जनसंख्या इसी में थी। तो इसमें उस समय कौन कौन सा हिस्सा आता था? आज का पश्चिम बंगाल पूरा, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, तो इतना क्षेत्र उसमें शामिल था। तो 1/4 मतलब भारत की 25% जनसंख्या यहीं पर निवास करती थी। भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नवीन प्रांत बनाया, जिसमें बंगाल के चटगांव, ढाका और राजशाही जिला के पूरे पूरे क्षेत्र, मालदा जिला, त्रिपुरा का पहाड़ी राज्य और असम सम्मिलित किए गए। इस प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम के नाम से पुकारा गया। नाम क्या रखा गया? पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है। दूसरा बनाया गया पश्चिमी बंगाल और एक बनाया गया पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, क्योंकि बंगाल से ही क्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही थीं, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या सोचा कि इनको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए। ठीक है। अनडिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए बंगाल का ही विभाजन कर दिया गया। पूर्वी बंगाल में अधिकतर मुस्लिम थे और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत कम थी। भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण इसका विभाजन किया जा रहा है। लेकिन लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनच्युत करना था। ठीक है। जो कलकत्ता था, वहाँ का जो मतलब एक हिसाब से जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, मतलब वहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको बांटना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन हो रहा था। भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव क्या थे? डिसले। उस समय गृह सचिव कौन थे भारत सरकार के? डिसले। नाम याद रखिएगा इनका, डिसले था। इसने क्या कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमज़ोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं और कमज़ोर पड़ जाएं। है ना। एक बात किसने कही थी? रिसले ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय और अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी, संजीवनी जैसे अखबारों में पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा कर दी गई कि बंगाल का विभाजन होगा। घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है। ये घोषणा हुई। उसके बाद 7 अगस्त 1905, ठीक है, 19 जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका ने इसका बहिष्कार अपनाने का सुझाव दिया था। किस पत्रिका में सर्वप्रथम छापा गया था? संजीवनी में। 1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की विभाजन की 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो जाएगा। 1 सितंबर को सरकार ने कहा कि जो विभाजन की प्रक्रिया की गई है, अधिवेशन आया है, वो 16 अक्टूबर को लागू हो जाएगा, मतलब विभाजन कर दिया जाएगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट कालीघाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन रक्षाबंधन मनाया गया। मुस्लिमों ने हिंदुओं को और हिंदुओं ने मुसलमानों को राखी बांधकर यह शपथ ली कि हम एक रहेंगे, अलग नहीं होंगे और अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसेंगे। तो ये रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। लोगों ने गंगा स्नान किया और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। और ये किसके सुझाव पर किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। महाराष्ट्र में तिलक व उनके पुत्री, क्या नाम था? केतकर। तो तिलक और केतकर ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में जो आयोजन, मतलब ये बहिष्कार आंदोलन था बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो ये महाराष्ट्र में किसने आगे बढ़ाया? तो तिलक जी ने और उनकी पुत्री ने। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।
परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों के उच्च व मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। सर्वप्रथम आचार्य प्रफुल्ल चंद राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। अच्छा, ये बंगाल का जो आंदोलन था, आप सोचिए कि किसानों में और निम्न वर्ग के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। इसमें जो कांग्रेस की भूमिका थी वो अहम थी। कांग्रेस में दो दल में जो बटा हुआ था, एक उदारवादी, एक क्या था, तो एक थे जो मतलब नरम दल और गरम दल में। तो गरम दल वाले नेता जैसे ये हुए आपके तिलक जी और मानवीय जी, ये सब क्या चाहते थे कि इसको पूरे देश में जन सामान्य तक भी फैलाया जाए, पूरे देश में फैलाया जाए। जबकि नरम दल वाले क्या सोचते थे कि इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखो और जन सामान्य तक नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लोग बैठ के, बुद्धिजीवी लोग बैठ के इसको जो है सुलझा लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहीं से जो है अलग अलग होने की, अब देखिए दोनों के विरोधाभास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने के लिए सबसे बड़ा कार्य डांस सोसाइटी ने किया। यह विद्यार्थियों का संगठन था जिसके सचिव थे सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, कभी कभी एससी मुखर्जी भी लिखा जाएगा। तो क्या थे, और डांस सोसाइटी के संस्थापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास के लिखे गए गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने उस समय लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का, अब देखिए वायसराय चेंज हो गया, तो जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट हैं इस समय और दिल्ली में इनका आगमन होता है। इस समय वायसराय कौन रहता है, तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग इस समय का वायसराय रहता है। तो 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार आयोजित हुआ। यहाँ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंग विभाजन रद्द किया जाता है। इसी को कहा गया बंग भंग। ठीक है, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दी गई, दिल्ली, 12 दिसंबर 1912। ओके, कांग्रेस का विभाजन कैसे होगा, अभी हमने बताया कि धीरे धीरे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहीं से नरम दल और गरम दल में जो है फूट पड़ना चालू होगी। और कांग्रेस का विभाजन ऐसे होगा कि बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध हुआ। क्या हुआ, 1905 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ बनारस में। तो इस अधिवेशन में गोखले ने बंग भंग की आलोचना की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ पर पहला झगड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ। लाला लाजपत राय और तिलक इसके विरोध में थे, फिर भी नरमपंथी इस प्रस्ताव को पास कराने में सफल हो गए। ओके, गरमपंथियों की सुनी नहीं जा रही है कांग्रेस में। नरमपंथियों व राष्ट्रवादियों के बीच दरार 1906 के अधिवेशन में और बढ़ गई। तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। इससे क्या हुआ, मामला शांत हो गया थोड़ा सा, लेकिन मन में कसक तो रह ही गई। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु देखिए 1906 में दादा भाई नौरोजी को ले आया तो सब शांत हो गए कि चलो ठीक है, बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन यहाँ पे कहे कि चलो 1907 में लाला लाजपत राय को बना दो, लेकिन क्या हुआ कि फिर से उन लोगों ने किसको बना दिया, रास बिहारी घोष को प्रत्याशी बना दिया। तो तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए, जिसके लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी। ठीक है, कहा कि ठीक है रास बिहारी घोष को ही बनाओ, लेकिन 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किया गया था उन्हें फिर से पास किया जाए, ये कहा। दूसरा प्रस्ताव रखा कि घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना है उसे हटाया जाए। जो घोष उस समय मतलब अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने अपने भाषण में, जो राष्ट्रवादी उस समय कांग्रेस के ही नेता थे, तो उन्हीं की आलोचना अपने भाषण में शामिल कर लिए थे। तो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। नरमपंथी किसी भी प्रकार से इस समझौते के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसके मतलब क्या होगा कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया और उनका प्रस्ताव भी नहीं सुना गया। तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, फिर भी नरमपंथी न माने। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की आपत्ति के बावजूद अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे, जबकि राष्ट्रवादी अपने को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। ठीक है, अब ये यहीं से अलग हो जाएगा। दूरी बढ़ने के कारक देख लीजिए क्या क्या है। 1993 में तिलक ने गणपति महोत्सव, गणेश उत्सव का
प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। 95 में शिवाजी समारोह किया। ये दोनों याद रखिएगा, पहले गणपति जी फिर शिवाजी। तो ये भी राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। 1895 में जो पूना अधिवेशन हुआ, तो पूना अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर साफ आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। ठीक है, कौन? कांग्रेस लोग, कांग्रेसी जो हैं वो आम जनता तक कांग्रेस को नहीं पहुंचाना देना चाहते हैं या आम जनता को आंदोलन में नहीं लाना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगाया तिलक जी ने। 1896-97 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। अकालग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने किसानों को भड़काने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा सुना दी। ठीक है, अब ये जो है तिलक जी जेल चले जाएंगे। राजनीतिक कारणों से देश के लिए जेल जाने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1883 में जेल गए थे पहली बार। तिलक ने अपने पत्र केसरी 4 जुलाई 1904 के अंक में लिखा है कि हमारा श्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करते रहेंगे। ठीक है, किस में लिखा है इन्होंने? केसरी में लिखा है। और साल भर में मेढकों की तरह टर टर करना किसको कहा है? जो कांग्रेस का एक साल में एक बार अधिवेशन 2-3 दिन के लिए होता था, उस अधिवेशन को कहा था कि एक साल में एक बार बैठते हो 2-3 दिन के लिए और टर टर मेढकों के जैसे करते हो तो उससे स्वदेश या स्वराज हमको हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बंगाल विभाजन और सूरत में गर्मपंथी और नरमपंथी कैसे अलग अलग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उसके आगे की विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।